स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। और जैसा कि आपको पता है, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ फिर से आपके लिए अपने 10th वालों के लिए एक बढ़िया से चैप्टर का लेक्चर को लेकर के। माय फ्रेंड्स, हमारा चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी सब्जेक्ट रखता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो। बेस्ट फैकल्टी के थ्रू आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स, आपको नोट्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ हमारे सिलेबस के फिनिश होने पर हम आपको एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराएंगे, जहां पर हम मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस सब चीज के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, हमें कमेंट करिए। शायद आपके कमेंट से हमें कुछ और सपोर्ट मिले और हमें लगे कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बातें हो गई एक पब्लिसिटी की कि भाई आप हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब बात जो मेन मुद्दे की है कि वो है हमारा टॉपिक। हम इस चैनल पे सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट नहीं कि हाँ चलो आए पढ़ाया खत्म किया, ऐसा नहीं है। आपके लिए हमारे पास थ्योरी के साथ, यानी कि अगर हम एक्सप्लेनेशन भी देते हैं तो आपको उसमें नोट्स भी रहते हैं। साथ ही साथ कुछ टीचर्स का एक्सपीरियंस बहुत काम देता है कि जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाते हैं देन आपको पता होता है कि हम जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर उसने कई एक्सपीरियंस साल के रखे हुए एग्ज़ाम के, बोर्ड के, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। बिकॉज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएगा और आपको बताएगा कि कैसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप तो पढ़ के बहुत कुछ चले जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन किस हिसाब से होगा ये आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। और जैसा कि मैं अपने पर्सनल सब्जेक्ट की बात करता हूँ कि हर वो क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड में अगर पूछा गया है तो मैं बताता हूँ कि हाँ बोर्ड में इस क्वेश्चन पर डिस्कशन किया गया है, या ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, आप तैयार करके रखें। तो ठीक है दोस्तों, चलिए चालू करते हैं। हम आज का टॉपिक है, हमारा नया चैप्टर होगा, वो है जेनेटिक्स। आज हम जेनेटिक्स पे चर्चा करेंगे। जेनेटिक्स है क्या, कहां से ये शब्द आ गया, और इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, क्या थी उनकी कहानी। तो चलिए सुनते हैं मेरी जुबानी। तो जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं हम, और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक के इतिहास क्या था। साथ ही साथ इस चैप्टर में यूज होने वाले कुछ टर्म्स के बारे में भी जानेंगे। जेनेटिक्स, माय डियर स्टूडेंट्स, एक तरीके का ऐसी साइंस थी जहां पर हमने जीन्स, जहां पर क्रोमोसोम्स, कैसे क्रोमोसोम्स अपने कैरेक्टर को दिखाते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए पहले कुछ अपने स्टाइल में आपको बताता हूं जेनेटिक्स से रिलेटेड। सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं, आपका शब्द था जेनेटिक्स। तो एक टर्म आप समझ लीजिए पहले, फर्स्ट टर्म है आपका, आप एक चीज को जाने, वो है जेनेटिक कैरेक्टर। जेनेटिक कैरेक्टर हम पहले पढ़ेंगे जेनेटिक कैरेक्टर क्या चीज होती है, देन हम पढ़ेंगे क्या बना भाई बोर्ड साहब आपको, हम पढ़ेंगे हेरिडिटी के बारे में, देन हमारा थर्ड टर्म आएगा जेनेटिक। जेनेटिक कैरेक्टर, सबसे पहली चीज आती है कि जेनेटिक कैरेक्टर क्या है। तो जेनेटिक कैरेक्टर का मतलब है जो कैरेक्टर आपसे आपके बच्चों में जाए,
आपसे आपके बच्चों में जाए, ऐसे कैरेक्टर को हम जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं। मींस अगर मेरी हाइट ज़्यादा है, मेरी हाइट अच्छी खासी है, मेरी वाइफ की हाइट अच्छी खासी होगी, और अगर हमारे बच्चे हैं उनकी भी अगर हाइट अच्छी है, तो हमारी टॉलनेस एक जेनेटिक कैरेक्टर है। यानी आपसे या वो कैरेक्टर, दोज कैरेक्टर हु ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिक कैरेक्टर। तो अब आइडिया लगाइए कि आप में आपके मम्मी पापा के कौन से कैरेक्टर आ गए हैं फिजिकली। जो फिजिकली कैरेक्टर आप में आ गए हैं वो आपके जेनेटिक कैरेक्टर हैं, और आपसे आपके बच्चों में जाएंगे, वो भी क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर। तो याद रखना है, पहली चीज तो हम ये जाने कि जेनेटिक कैरेक्टर क्या था। तो जेनेटिक कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे टॉलनेस, लंबाई का ट्रांसफर हो जाना, स्ट्रेट हेयर है, कर्ली हेयर है, ये सब हमारे क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर है। ओके, नेक्स्ट अब क्या है, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब बेटा, इट इज अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। ये प्रोसेस को नाम दिया गया है कि जब कोई कैरेक्टर वन जनरेशन टू अदर में जाएगा, अदर में ट्रांसफर होगा, तो हम इस कैरेक्टर को, इस प्रोसेस को हेरिडिटी कहते हैं, या इसी को हम दूसरा नाम इनहेरिटेंस कहते हैं। दो नाम है, या तो हेरिडिटी कह दीजिए या फिर इनहेरिटेंस। बेटा अब साइंस की वो ब्रांच, साइंस की वो ब्रांच जहां पर आप जेनेटिक कैरेक्टर, जहां पर आप हेरिडिटी के बारे में स्टडी करते हैं, वो साइंस की ब्रांच बन जाती है जेनेटिक्स। यानी इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस ये बन गई जेनेटिक्स, हमारी साइंस की ब्रांच। ये तीन टर्म क्लियर हुए। अब समझ में आया हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें समझना है जेनेटिक कैरेक्टर होते क्या हैं। हमें ये भी समझना है कि जो कैरेक्टर है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाते कैसे हैं, और जब इसका मिक्सचर हो गया तो हमारा चैप्टर तैयार हुआ जेनेटिक्स। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जेनेटिक कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, आपको मैंने अभी इसके पहले चैप्टर में एक चीज बताई थी डीएनए के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में। मेरा लास्ट लेक्चर था क्रोमोसोम पर। समझते हैं एक चीज कि बॉडी का कोई भी कैरेक्टर हो, हम जेनेटिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ये भी कि बॉडी का कोई भी कैरेक्टर हो, वो कैरेक्टर डिपेंड करता है आपके डीएनए पे। ये बात पहले समझिएगा, मैंने बताया था डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, आरएनए से प्रोटीन बनी, और प्रोटीन से बना कैरेक्टर, प्रोटीन से बना कैरेक्टर। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर टॉलनेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब कभी भी मैं बोलूं कि एक प्लांट के सीड येलो है, किसी के सीड ग्रीन है, तो इसका मतलब क्या होता है, येलो इज अ कैरेक्टर, ग्रीन इज अ कैरेक्टर, एंड दैट कैरेक्टर इज डिपेंड्स अपॉन डीएनए। और डीएनए में बेटा वो जो आप पॉइंट होते हैं डीएनए, जैसे आरएनए है, तो ये जो डीएनए का स्मॉलेस्ट सेगमेंट है इसे हम कहते हैं बेटा जीन। यही जीन कैरेक्टर को बनाता है। यानी हमने कहा कि डीएनए से हमारी बॉडी में कैरेक्टर आते हैं, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि डीएनए में वो छोटे छोटे सेगमेंट्स जो किसी कैरेक्टर को बनाने में हेल्पफुल करते हैं, जो किसी कैरेक्टर को बनाते हैं, उस छोटे सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। यानी मैं इनडायरेक्टली अगर आपसे कहता हूं कि एक पी प्लांट है, वो पी प्लांट के जो सीड है वो सीड येलो कलर का है, वो सीड येलो कलर का है, तो आप कहेंगे सर इस सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है येलो। जीन जैसा होगा वैसे उसका कैरेक्टर बनेगा। तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने किया ये था कि उन्होंने जीन्स को, तब जीन्स की नहीं इतनी ज्यादा उन्होंने डिमांड की, उन्होंने फैक्टर बोला इसको, उन्होंने इसी चीज को बोला फैक्टर, जो आज के टाइम में जीन्स के नाम से जाना जाता है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम आपसे कहेंगे
एक प्लांट है जिसके सीड येलो हैं और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन क्या है, कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो आप समझ जाएंगे जीन मतलब क्या, डीएनए का सेगमेंट था और ये हमने आइडेंटिफाई करने के लिए उसको नाम दिया है कैपिटल डी, कैपिटल टी। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर आपको समझ में आ जाए कोई प्लांट डॉर्फ है तो हमने कहा बेटा इसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है स्मॉल टी, तो आपके दिमाग में बात चली जानी चाहिए सर जीन की बात बोल रहे हैं, जीन है कहाँ, जीन डीएनए का स्मॉल सेगमेंट है सर, उसकी बात कर रहा है। और जो स्मॉल टी कहीं लिखा नहीं है, ये स्मॉल टी एक सिंबल दिया गया है कि माना अगर कोई प्लांट डॉर्फ हो जाता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन था वो स्मॉल डी से आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है बेटा आएगा आपके दिमाग में, जो बहुत ज्यादा सेंस रखते हैं पढ़ने वाले, वो कहते हैं सर 2 बार टी लिखने की क्या जरूरत है, एक ही बार टी लिख दें। तो हमको ये बताइए, आप जब बने थे किससे बने थे, पापा के स्पर्म और मम्मी के ओवम से 2 लोगों का क्रोमोसोम मिला था ना, तो उन्हें 2 लोगों का क्रोमोसोम मिलने का क्या बने, 2 बार हमें जीन्स लिखने पड़ते हैं, एक पापा का है एक मम्मी का है। अब वो कैरेक्टर हमेशा आगे आ जाएगा जो कैरेक्टर डोमिनेंस होगा, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स याद रखिए, ऐसे हमें इस चैप्टर में ये कुछ पढ़ना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मेंडल जी से। हमारा चैप्टर 2 है जेनेटिक्स, सम बेसिक फंडामेंटल्स हैं जेनेटिक्स के। आइए स्टार्ट करें और आगे। तो सबसे पहले मिल लेते हैं मेंडल जी से, ग्रेगर जोहान मेंडल, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। एक बड़ी अच्छी कहानी है इनके पीछे, मैं आपको सुनाता हूं उनकी कहानी। मेंडल जी Augustinian monk and at Born monastery in Austria। एक बहुत बड़े टीचर नहीं थे मेंडल, लेकिन मेंडल ने बहुत कुछ कर दिखाया था। बताता हूं आपको मेंडल जी ऑस्ट्रिया के ब्रून सिटी में पैदा हुए और वहां पर इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई करी। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक कॉलेज में भी पढ़ाया, लेकिन बहुत अच्छे टीचिंग नहीं करी। इनका सब्जेक्ट भी एनवायरमेंटल साइंस एंड समथिंग सब्जेक्ट था कुछ। इनको एक चर्च में फादर के तौर पे इस्टेब्लिश किया गया, वहां रुके और उस चर्च के आगे थोड़ा सा गार्डन पड़ा हुआ था, उस गार्डन में पी प्लांट्स लगे हुए थे। मेंडल ने उन पी प्लांट पे लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट किए होंगे, 1200 एक्सपेरिमेंट किए और लगभग 8 इयर्स में 8 इयर्स तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सवाल आता है सर आखिर ग्रेगर मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट किया तो क्या किया था। मैं अभी एक्सपेरिमेंट में बताऊंगा क्या मेंडल जी करते थे। मेंडल जी ने जब एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब ये पहुंचे ब्रून के जो साइंस सोसाइटी थी, सोसाइटी में गए, मैंने बोला सर ये मेरी रिसर्च है, मैंने कुछ डिस्कवरी करी है। उस समय लेकिन डार्विन बहुत फेमस चल रहे थे साइंटिस्ट, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज के बारे में बताया था हम लोगों को। बहुत बुक्सें उनकी बिक रही थी डार्विन जी की। ये पहुंचे, इनको हटा दिया गया, जाओ यहाँ से, अभी टाइम नहीं है और ये सब चीज़ें क्या है, इनको हटा दिया गया। चले आने के बाद सारी इनकी थीसिस सब बेकार, लेकिन इनकी थीसिस पे 3 साइंटिस्ट आए। नाम सुन लीजिए, कठिन नेम है, थोड़ा सुन लीजिए। एरिक वॉन सरमैक, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डे व्रीज। इन तीनों ने मिलकर के इनकी थीसिस पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, थोड़ा मैथमेटिकली एनालिसिस किया और रिसर्च करने के बाद पाया कि जो उन्होंने डिस्कवर किया था वो अभी धरती पर किसी ने नहीं किया। किसी ने ये नहीं बताया कि अगर एक टॉल प्लांट का क्रॉस डॉर्फ से कराया जाएगा तो F1 जनरेशन में टॉलेस्ट प्लांट में हावी रहेगी। ये सारी चीजों के बारे में किसी ने डिस्कशन नहीं किया। जब इन 3 लोगों ने जाकर के दावा ठोका वहां पर साइंस सोसाइटी में, तो वहां पर मुद्दा उठा रहे यार ये क्या हो गया। लेकिन अफसोस की बात तब तक बहुत लेट हो चुका था। मेंडल को मरे हुए लगभग 20 साल बीत चुके थे, 20 से 25 साल। ये पहले साइंटिस्ट थे जिनको मरने के बाद नोबेल प्राइज दिया गया। चलिए गए लोग, घर पहुंचे, इनको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं देखा। वहां गए, मेंडल जी तो मिले नहीं, उनकी माला चढ़ी थी,
पोस्टर पे। नोबेल प्राइज दिया गया लेकिन सुकून नहीं मिला वैज्ञानिकों के, नहीं यार ऐसा क्या हुआ, तो गड़बड़ हो गया, हमने एक अच्छे खासे वैज्ञानिक को ऐसे भेज दिया वहाँ से लेकर के। फिर इनके ग्रेवयार्ड पर गए सभी लोग और इनके कॉफिन को खोल करके इनकी जो कॉलर थी उस कॉलर पे लिखा गया था फादर ऑफ जेनेटिक्स। उस जगह पे लिखा गया क्या फादर ऑफ जेनेटिक्स, और तब से इनको बोल दिया गया कि भाई ये हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी एक ऐसी साइंस के फादर थे जो पहली बार लाई गई जीन से जुड़ी हुई, जेनेटिक कैरेक्टर से जुड़ी हुई, उसके इनहेरिटेंस से जुड़ी हुई चीजों को लाया गया। तब से बन गए हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर? चलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स से मिलने के बाद आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत से काम हम लोग को हैं। अब हम लोग यहाँ पर कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे कि आखिर वो टर्म्स क्या है, और जैसे कि मैंने वादा किया था कि आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाने में भी करेंगे। पहले पन्ने पे आप हमारे टर्म्स को लिखेंगे, कौन कौन से टर्म्स यूज हो रहे हैं हमारे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। पहली 3 डिफिनेशन वो आप लिखेंगे जो मैंने बोला, जेनेटिक कैरेक्टर, हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। देन आपके नोट्स का अगला पन्ना ये बनेगा। चलिए देखते हैं आखिर क्या हुआ, क्या है इस चीज में। मेंडल ने क्या क्रॉस कराया ये मैं बताऊंगा आपको, पहले कुछ टर्मिनोलॉजी से रूबरू लिया जाए। सबसे पहली बात जीन्स, जैसा कि मैंने बताया जीन्स क्या है। जीन्स a section of DNA that codes for a protein and determine a trait। ट्रेट का मीन क्या होता है, तब मेंडल के सामने कैरेक्टर ना बोल करके हम ट्रेट बोलते थे, यानी जो ट्रेट का मीन है वो है कैरेक्टर। क्या है? कैरेक्टर। तो जीन्स क्या है? a smallest segment of a DNA which determine for protein, और प्रोटीन से ही कैरेक्टर आता है। सेकंड टर्म एलील, an alternative form of a gene, example that the allele codes for eye color, that gene is blue eyes। कह रहा अल्टरनेट फॉर्म ऑफ डीएनए। मैं कहता हूं एक प्लांट है जिसके कैपिटल टी से टॉल हो जाएगा, स्मॉल टी से डॉर्फ हो जाएगा, दोनों का पेयर, इसी को हमने एलील बोला। कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन, जीन के कंट्रास्टिंग पेयर। कैसे? कैपिटल टी कहता है टॉलनेस पे, स्मॉल टी कहता है डॉर्फ पे। अब इन दोनों जीन का जो पेयर है वो क्या हो जाएगा बेटा? उसको हम बोलेंगे एलील। क्रोमोसोम आपको पता ही है, a length of DNA found inside the nucleus of a cell। क्रोमोसोम है क्या? कंडेंस फॉर्म होता है डीएनए का, यही डीएनए का कंडेंस फॉर्म है हमारा क्या? क्रोमोसोम। अब बेटा इसी क्रोमोसोम में डीएनए है जहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी जीन है, इनको तुमने क्रोमोसोम कहा बेटा। अब अगर क्रोमोसोम सेम शेप एंड साइज के होते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, सेम शेप एंड साइज के अगर क्रोमोसोम्स हैं तो आप इसे बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम। और डिफरेंट है तो हेट्रोलॉगस। और मैंने बोला भी था जब क्रोमोसोम सेम शेप एंड साइज के होंगे तो वो होमोलॉगस होते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज के होंगे तो वो हेट्रोलॉगस होते हैं। डीएनए अच्छे से जानते हैं आप, a long molecule of information that organize life and can be passed on to the next generation। ये हमारा डीएनए है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब क्या है बेटा? बेटा डोमिनेंट का मतलब ये, जैसे कि आप अब स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगर हमारा बैक साइड ब्लैक कलर का है और उस पे व्हाइट है तो आप कंट्रास्ट देख पा रहे हैं, यानी हमारे ब्लैक पे हमारा व्हाइट क्या है इस समय? हावी है, इसी को हमने बोला डोमिनेंट। अगर मैं व्हाइट से राइट कर दूंगा, देखिए जैसे मैं ब्लैक से राइट कर दूंगा, मैं ब्लैक से राइट कर देता हूँ, अब आपको दिखाई पड़ेगा? नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम कलर के हो गए। लेकिन यही ब्लैक स्क्रीन पे अगर मैं व्हाइट से राइट करता हूँ तो व्हाइट क्या है? डोमिनेंट। इवन रेड से ज्यादा आपको व्हाइट दिखाई पड़ेगा। तो ये कैरेक्टर जो एक ऐसा कैरेक्टर जो दूसरे कैरेक्टर को मास्क कर दे, छुपा दे, उसके लक्षण को मास्क्ड कर दे, हम ऐसे कैरेक्टर को डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। और मास्क नहीं कर पाएगा तो रिसेसिव कैरेक्टर। यानी अगर 10 छोटे छोटे बौने चल रहे हैं उनके साथ अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं उस जगह पे डोमिनेंस हो जाऊंगा और ड्वार्फ वाले हमारे रिसेसिव हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के कैरेक्टर को हाइड कर देगा वो डोमिनेंस होगा, जो हाइड हो जाएगा वो रिसेसिव होगा।
डेफिनेशन आपके सामने है, ट्रेट दैट विल शो अप इन एन ऑर्गेनिजम्स phenotype if the gene is present. रिसेसिव क्या है? Trait that will only show up if the organism inherit two of the same allele. Same allele चाहिए. ये कैपिटल T स्मॉल t है, तो यहाँ पर जो दादागिरी चलेगी वो दादागिरी कैपिटल T की चलेगी, ना कि स्मॉल t की. तो कह रहा है स्मॉल t तब हावी हो पाएगा जब दोनों स्मॉल t होंगे, तब कहीं ये ड्वार्फ हो पाएगा. ऐसे जीन्स को हम रिसेसिव जीन कहते हैं. चलिए आगे बात करते हैं. फिनोटाइप, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन. मेरी बॉडी में कोई एक जीन गया है जिसके कारण मेरे हेयर स्ट्रेट हो गए हैं, वो जो हमारा कैरेक्टर है जो हमें दिखा रहा है वो हो जाता है फिनोटाइप. यानी आपके बाहरी कैरेक्टर को हम फिनोटाइप कहेंगे और इंटरनल के जो जीन्स का सेटअप है उसे हम जीनोटाइप कहेंगे. आप भले पेड़ देख रहे हो, एक ट्री है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन दोनों में बाहर से देखने पे तो सेम लग रहा है, लेकिन बेटा कैपिटल टी भी टॉल होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होता है. ऐसी कंडीशन पे हम दो रेशियो बनाते हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. फिनोटाइप फिजिकल एक्सप्रेशन, बाहर से देखने पे दोनों प्लांट टॉल लग रहे हैं, आप कहेंगे सर दो प्लांट टॉल हैं, लेकिन अगर बेटा जीन्स के हिसाब से देखने पे कर दूंगा तो मैं कहूंगा एक प्योर टॉल है जबकि एक हाइब्रिड टॉल है. तो ये होता है फिनोटाइप और जीनोटाइप. फिजिकल एक्सप्रेशन को फिनोटाइप और जेनेटिक मेकअप को जीनोटाइप. वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब ये बेटा कि जब ऑर्गेनिज्म में आप में हम में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, फिजिकली डिफरेंस होगा. ये जब फिजिकली डिफरेंसेस होते हैं बेटा, इसी को हम टर्म देते हैं वेरिएशन. नेक्स्ट, होमोजाइगस. टू आइडेंटिकल एलील फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, होमोजाइगस. स्मॉल टी किसी क्रोमोसोम पे है, एक जाइगोट है ये, तो बोलेंगे होमोजाइगस. अगर सेम नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो हेट्रोजाइगस. जैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम, हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम, सेम एज होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस. तो ये क्या है? हेट्रोजाइगस है. पुनेट स्क्वायर. पुनेट स्क्वायर बेटा क्या था कि पुनेट स्क्वायर में हम एक स्क्वायर बनाते हैं, इसे क्रॉस कराने के लिए स्क्वायर बनाते हैं और फिर हम क्रॉस कराते हैं. साइंटिस्ट के नाम थे पुनेट, उन्हीं के नाम से पुनेट स्क्वायर बना है. तो ये भी हम आप आगे पढ़ेंगे क्रॉस करना. ट्रेट बता ही दिया, कैरेक्टर होता है. कैरियोटाइप, ये इंपॉर्टेंट है. अ क्रोमोसोम मैप दैट शोज द ऑर्डर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिविजुअल. हम कहते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम्स हमारे सेल में हैं, तो हम कैसे पता लगाएं? तो ये एक मैप है जो आपके क्रोमोसोम के अकॉर्डिंगली ड्रॉ किया जाता है. तो ये बताता है कि सीक्वेंस में क्रोमोसोम हैं और उसे हम बोलते हैं कैरियोटाइप. याद रखिएगा, a chromosomes map that shows the order of chromosome of an individual can be used to the genetic disease. Pedigree, a map showing a specific trait through the several generation. क्वीन विक्टोरिया के आंख से कलर ब्लाइंडनेस चालू हुआ, हीमोफीलिया चालू हुआ, कैसे हमने पूरा पढ़ डाला, ट्रेट किया कि उनके पेरेंट्स में ये था, उनके दादा में था, उनके मामा थे, यानी पूरे के पूरे फैमिली को हम एक ग्राफ में शो कर रहे हैं उनकी डिसीज को. इसे हम बोलते हैं पेडिग्री. गैमीट आप जानते ही हैं, सेक्स सेल्स हमारा क्या होता है? गैमीट होता है. हमारे स्पर्म हमारे गैमीट है, हमारा ओवम हमारा गैमीट होता है. अब बेटा जब मेंडल के बारे में तुम इतना जान चुके हो, मेंडल से वाकिफ हो चुके हो कि मेंडल ने कैसे कैसे क्रॉस कराया, अब बारी आती है कि आखिर मेंडल ने कराया क्या था एक्सपेरिमेंट में. तो आपको बता दूं, मेंडल बेटा एक प्लांट लेते थे, सिलेक्ट करते थे. सपोज ये टॉल प्लांट है, ये शॉर्ट प्लांट था. मेंडल इसके फ्लावर के पॉलन ग्रेन लेते थे, पॉलन ग्रेन लेते थे बेटा, और इसको फीमेल फ्लावर पे स्टिग्मा पे छिड़क देते थे, फिर इसको पेपर से कवर कर देते थे. एक तरीके का आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का काम कराते थे. तो मेंडल एक टॉल प्लांट के पॉलन ग्रेन लेते थे, शॉर्ट प्लांट के स्टिग्मा पर छिड़क देते थे नमक की तरह, देन उसे पेपर से कवर करते थे. इसके बाद आपको पता है कि जब पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा. 9 से पढ़ के आए हैं आप डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में. फर्टिलाइजेशन होता है, हमारी जो ओवरी होती है, ओवरी वो फ्रूट में बदल जाती है, और जो हमारा ओव्यूल होता है
वो सीड में बदल जाता है। अब मटर की फली तैयार हो गई। मटर के पॉड मतलब फली पॉड को खोलते थे और जब बोते थे बेटा तो इनको सारे प्लांट्स टॉल दिखे, जैसे भी दिखते थे वो ये दिखते थे। यही मेंडल की थीसिस थी। कभी ये टॉल प्लांट का ड्वार्फ प्लांट के साथ, कभी येलो सीड वाले पी प्लांट का ग्रीन सीड वाले पी प्लांट के साथ क्रॉस कराते थे। ऐसे एक्सपेरिमेंट कराते थे और पता लगाते थे कि किस टाइप के ट्रेट आने वाली पीढ़ी में आएंगे, रिसेसिव आएंगे या फिर डोमिनेंट आएंगे। इसी बिहाफ पे मेंडल जी ने 3 लॉ दिए हमारे सामने। फर्स्ट था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकेंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड थर्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, देन हम जाते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में और देन हम जाएंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। क्लियर? ऐसे हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में जानेंगे, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में जानेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में जानेंगे। जो थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कोई नया लॉ नहीं होता है, इन 2 लॉ का मिक्सचर ही होता है, थोड़ा सा कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं, बताऊंगा आपको। An allele is a variant from a gene, ये दिखाया गया है। He found some traits, colors can be passed down from one generation to the next। तो हम मेंडल के पहले लॉ को उठाते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। मेंडल की एक 3 लॉज, लॉ ऑफ मेंडेलियन जाने जाते हैं, मेंडलिज्म के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए समझते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल जी के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना एक टॉल प्लांट जिसके पास जीन्स हैं कैपिटल टी का क्रॉस कराया जाए एक ड्वार्फ प्लांट से, शॉर्ट प्लांट से। इसमें जीन रिस्पॉन्सिबल था स्मॉल टी। जब मेंडल जी ने क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने का तरीका आपको बता दूं लॉ ऑफ डोमिनेंस पे, कि जब मेंडल जी क्रॉस कराते थे लॉ ऑफ डोमिनेंस में, मैं आपको अपने तंत्र बताता हूं। इन्होंने लिए टॉल प्लांट और उसका क्रॉस कराया, यानी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन शॉर्ट प्लांट से। टॉल प्लांट के लिए इन्होंने जीन्स को रिस्पॉन्सिबल माना, कैपिटल टी, शॉर्ट के लिए स्मॉल टी। अभी पापा है मम्मी ने एक को मेल बना दिया, एक को फीमेल बना दिया। अब फादर में गैमेट बनेंगे, आपने पढ़ा हुआ है मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। ये 2 टाइप के गैमेट इधर बने, फीमेल में भी 2 टाइप के गैमेट बने। अब इनको क्रॉस कराना है, यहाँ से उठाइए, इनसे करा दीजिए क्रॉस। क्या बनेगा? मिला काट कर दी कैपिटल टी स्मॉल टी। याद रखना है हमेशा में, अगर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है तो हमें सबसे ऊपर कैपिटल टी को रखना होगा और वही कैरेक्टर बोलना पड़ेगा जो कैरेक्टर कैपिटल टी का होगा, कैपिटल का होगा। यहाँ भी कैपिटल टी, देन यहाँ पर कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। इतना करने के बाद आप रिजल्ट राइट करते हैं। ये रिजल्ट क्या निकला? जब इसको बोया गया, सोन किया गया तो रिजल्ट क्या आया? तो देखिए आप सबसे पहले तो कैपिटल लेटर आगे लगे हुए हैं और हमने बोला है कैरेक्टर भी किसका बोलना है? कैपिटल लेटर वाले का। तो आप क्या मिले? ऑल प्लांट्स विल बी हाइब्रिड टॉल। क्यों? क्योंकि देखिए 2 जीन्स डिफरेंट है। अगर हम बोलें तो ये प्योर है, लेकिन जब एक जीन्स दूसरा होगा तो हम इसे हाइब्रिड टॉल कहते हैं। तो हमें F1 जनरेशन पे, यानी जो हम लिखेंगे यहाँ साइड में क्या लिखेंगे? F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट हाइब्रिड टॉल में मिल गए। यही था मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो आपको पीछे दिखाया जाएगा। सारे के सारे प्लांट में कैसे मिले? टॉल मिले। इस तरीके से मेंडल जी ने बताया कि जब कभी भी एक डोमिनेंस प्लांट और एक रिसेसिव प्लांट के बीच क्रॉस कराया जाएगा तो F1 जनरेशन में डोमिनेंस प्लांट हमें मिलेंगे। इसीलिए रूल बन गया लॉ ऑफ डोमिनेंस का। तो बेटा आज का लेक्चर हम अपना यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे हम आपको मेंडल के नेक्स्ट 2 लॉज से बारे में बताएंगे। टॉपिक हम फिर से डाल देंगे आपके लिए, मेंडलिज्म, लॉ ऑफ
मेंडल्स, लेकिन पढ़ाना जरूरी था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस तक आज फिनिश हुआ। नेक्स्ट वन पे हम मुलाकात करेंगे नए लॉ के साथ, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए, उसे सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए मुलाकात करते हैं एक नए लेक्चर के साथ फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।